ट्रंप थोड़ी देर में रवाना हो रहे हैं और वो पहुंच रहे हैं अलग सुबह जब 9:20 का वक्त होगा, चंद घंटों के बाद मकामी वक्त तल अवीव का, तो वो बेंगोरियन एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। सही। बेंगोरियन एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे, रेड कारपेट उनका इस्तकबाल होगा और बेंगोरियन एयरपोर्ट से वो सीधा जो है, पहले उनकी गालिबन मुख्तसर से मुलाकात होगी नेतन्याहू से और इसराइल के सदर से, उसके बाद जो होस्टेजेस हैं उनकी फैमिलीज से। लेकिन वो मुलाकात एक अलग से तनाजुर में होगी। वो तनाजुर ये होगा कि उनके आने से पहले पहले जी हमास के लोग जितने जिंदा यरगमाली हैं उनको रिहा करने जा रहे हैं अगले चंद घंटों में, यानी ट्रंप के आने से पहले पहले। सही। यानी ट्रंप गालिबन जब पहुंचेंगे तो उससे पहले वो यरगमाली जिंदा यरगमाली रिहा हो चुके होंगे। ये कोई अंडरस्टैंडिंग है हमास और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनके दरमियान बराह रास्त, जिसमें इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ स्टीव विटकॉफ ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बल्कि एंटर जैरेड कुशनर अगेन इन द मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स। जैरेड कुशनर में नज़र नहीं आ रहे थे, तो कल जब तल अवीव में वो खिताब कर रहे थे स्टीव विटकॉफ, तो उनके साथ जैरेड कुशनर भी खड़े थे, इवांका भी खड़ी थी। अच्छा, तो उनकी साहबजादी और दामाद दोनों खड़े थे और वहाँ पर जब स्टीव विटकॉफ ने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लिया तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हक में नारे लगने शुरू हो गए। जब नेतन्याहू का नाम लिया तो गालियाँ पड़नी शुरू हो गई। पूरा जो मजमा था, बयान ये हो रहा है कि 5 लाख इसराइली जमा थे तल अवीव के अंदर और 5 लाख अफराद ने जब जैसे ही नेतन्याहू का नाम लिया स्टीव विटकॉफ ने, तो उन्होंने गाली देनी शुरू कर दी। पूरे क्राउड के अंदर उन्होंने मुर्दाबाद और जो भी गाली, और जब ट्रंप का नाम लिया तो उस पर जिंदाबाद। तो ये तो बड़े खुश हुए सारे कि भाई ये तो ट्रंप बड़ा मतलब छा गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ये है, तो ट्रंप के पहुंचने से पहले पहले वो यरगमाली रिहा हो रहे हैं। सही। 20 जो जिंदा हैं। सही। और उसके बाद ट्रंप एयरपोर्ट से जाएंगे सीधा उनके कनेसेट में या पार्लियामेंट में खिताब करेंगे। उस 3.5 घंटे का उनका स्टे है टोटल इसराइल का। सही। और उस 3.5 घंटे के स्टे के बाद जो है वो चले जाएंगे और वो कहाँ जाएंगे? शर्म शेख। प्रेसिडेंट ट्रंप शर्म शेख पहुंच रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप शर्म शेख में एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं कल ही। ये अगले 24 घंटों में ही होने जा रहा है। 24-36 घंटों में ये सारा हो जाएगा। और वो वहाँ पर एक 20 ममालिक के सरबराहान या रहनुमा वहाँ शरीक हो रहे हैं और उनमें प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। उनके साथ जो मेज़बान होंगे, चूँकि काहिरा में हो रही है, ये शर्म शेख में हो रही है मिस्र में, तो अब्दुल फताह सीसी उनके साथ होंगे। उसके बाद फ्रांस के सदर जो हैं मैक्रों, वो भी मिस्र पहुँच रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दोगन भी मिस्र पहुँच रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप एक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, इसराइल जाएंगे, इसराइल चंद घंटे गुजार के उसके बाद वो चले जाएंगे मिस्र में। और ये सारे 20 ममालिक के जो कंफर्म हो गए हैं उसमें फिर रजब तैयब उर्दोगन हैं, बरतानिया के वज़ीर आज़म कियर स्टामर हैं, उसके बाद स्पेन के वज़ीर आज़म पेट्रो संचेज हैं, फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी हैं, फिर यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, और उर्दन के शाह अब्दुल्ला हैं, और जो पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं गालिबन। अच्छा, तो ये 20 और अभी अरब ममालिक के जो रहनुमा शरीक होंगे उनका अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ फाइनल हुआ है कि भारत से जो हैं, अच्छा ईरान को बुलाया गया था, ईरान नहीं जा रहा। ईरान को बुलाया गया था, ईरान का कहना ये है कि हमें बुलाया गया था, दावत दी गई थी, लेकिन हम नहीं जा रहे, हम नहीं बैठना पसंद करते वहाँ पे। भारत का कहना ये है कि हमें भी दावत दी गई थी, लेकिन हमारे जो मोदी जी वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि मोदी जी अगर चले गए ट्रंप के सामने और ट्रंप ने अचानक कह दिया कि 7 तैयारे तुम्हारे भी तो गिराए थे मैंने जी, यानी जो पाकिस्तान ने गिराए थे तो जंग बंदी करवा दी थी, तो वो अगर जिक्र सबके सामने हो गया तो क्या होगा। तो मोदी जी भी नहीं जा रहे और जयशंकर भी नहीं जा रहे, तो वहाँ से जो कन्फर्मेशन हो रही है वो हो रही है वरदान सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो यानी सबसे कम लेवल पे अगर कोई वहाँ जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप जिनको पहचानते ही नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी में कुछ कह दिया तो फिर क्या होगा। बहरहाल वो वहाँ पे गज़ा में वो पीस समिट में वो शरीक हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो इशू ये है कि उसमें एक मरहला तो हो गया ना मुकम्मल, और वो कामयाबी से हो गया। वो कामयाबी से हो गया कि सीज़ फायर हो गया।
सीज फायर हो गया और सीज फायर के नतीजे में जो है वो लाखों लोग शुमाल से जनूब, जनूब से शुमाल, लेकिन वो एक पट्टी में जो कि 53 या 58% पट्टी जो येलो लाइन है वहाँ तक फ़ौज मौजूद है और वहाँ पर एक जो है वो सेंट्रल कमांड जो सेंट कॉम है उन्होंने 200 फौजी भी भेज दिए हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप भी आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद का मरहला मुश्किल भी है और तवील भी है और पेचीदा भी है। और इसीलिए मैंने कल भी बात की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया है, इसको बहुत बड़ी टेबल करके। और इसराइल को नहीं बुलाया हुआ वहाँ। अच्छा। काहिरा में इसराइल नहीं है, ना ही काहिरा में हमास है और ना ही फ़लस्तीनी है। फ़लस्तीनी नुमाइंदगी अभी तक नहीं है वहाँ पे। वहाँ पर इन सारे मुल्कों को बिठा के प्रेसिडेंट ट्रंप आगे का लाहमल तैयार करेंगे। अच्छा, हो सकता है आखिरी मिनट पे फ़लस्तीनियों को दावत दे दी जाए, क्योंकि तेज़ी के साथ हो रहा है ना। और हमास ने भी फैसला किया कि ट्रंप के पहुंचने से पहले पहले, असल में तो 72 घंटे का टाइम था ना, उन्होंने कहा ट्रंप के पहुंचने से पहले पहले हम ये कैदी सारे रिहा कर रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ा अच्छा मैसेज जाए। और वो मैसेज जब प्रेसिडेंट ट्रंप को जा रहा है तो उस मैसेज के नतीजे में इसराइल तैयार नहीं था इसके लिए कि ये अचानक ऐसे होगा। तो वो अपने कैदी जल्दी जल्दी उन्होंने जो कैदी रिहा करने हैं उनको वो मुख्तलिफ जेलों से भेज रहे हैं कि वो किसी 2-3 पॉइंट्स पर जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर वो जमा हो जाएं ताकि उनको रिहा किया जाए। लेकिन सवाल ये कि वो रिहा होंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा जश्न शुरू हो जाएगा। अगर 2000 कैदी रिहा होते हैं जिनमें वो नाम अभी तक नहीं है, मरवान बरगूती और अहमद सादात और जो अब्दुल्ला बरगूती और सारे नाम, ये नाम नहीं है। लेकिन यह है कि हमास का कहना यह है कि ये वो नाम है जिनकी गारंटी हमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने दी थी जी। और उन्होंने कहा था कि ये लोग हम रिहा करेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जिनमें पहला इशू ये है कि ये विड्रॉल कैसे होगा। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया ना कि सारी चीज़ उन्होंने अपने ऊपर से लेने के बजाय उन्होंने जो है वो सब पे डाल दी। अच्छा, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। अब कौन सा मुल्क, देखें, पहली बात तो ये कि यूरोपीय मुल्कों ने कह दिया कि हम गजा में नहीं जाएंगे, हम गजा में नहीं जाएंगे, क्योंकि गजा में जाएं और वहाँ से पता चले कि वहाँ पर, क्योंकि यूरोपीय ममालिक नेटो के भी तो मेंबर्स हैं ना। अच्छा, या तो ये तय हो कि ये जो फौज है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, या तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट में हो। अक़वाम मुत्तहिदा को तो नेतन्याहू मानते ही नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा से, वो भी नहीं मानते। तो या तो अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट हो, तो उस सूरत में तो अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज तो मौजूद है वहाँ पर जो लेबनान और इसराइल के दरमियान, जो कि ऑब्जर्वर्स की हैसियत से, इसी तरह से वो मौजूद है गोलान की पहाड़ियों पे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाई। जब इसराइल की फ़ौज गई आगे गोलान की पहाड़ियों पे बशार अल असद की गवर्नमेंट गिरने के बाद, तो वो आगे तो नहीं कुछ कर पाए। अब इशू ये है कि ये यहाँ पे तो इनके पास मैंडेट क्या होगा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के पास मैंडेट क्या होगा? भाई कोई मैंडेट होता है ना किसी का, वो क्या, और हमेशा ये होता है कि देखें यूनाइटेड नेशंस की छतरी तले जो भी काम होता है उसका एक तरीकाकार होता है। अभी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का क्या किस कानून के तहत इसका मैंडेट होगा अगर ये अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज नहीं होगी और इसको आप गजा भेजते हैं? अब इसमें जो मुस्लिम मुल्कों की फ़ौज भी होगी, या उसमें मिसाल के तौर पे तुर्किया की फ़ौज है या कतर की फ़ौज है या जिस मुल्क की भी फ़ौज है उसमें, सऊदी अरेबिया, जो आप इजिप्ट की फ़ौज, जिसकी फ़ौज भी है, उनका किस छतरी तरह मैंडेट होगा? यानी वो ऑब्जर्वर्स होंगे, पीस ऑब्जर्वर, अक़वाम मुत्तहिदा के जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनका एक मैंडेट होता है पीस ऑब्जर्वर्स का, इनका क्या मैंडेट होगा? अगर वहाँ इसराइल की जाहिरियत शुरू हो जाती है, अच्छा क्या वो हमास से असला लेंगे? डिसाम कैसे होगी हमास? हमास कहेगी भाई आपके पास, आप भी पीस कीपर हैं, हम भी पीस कीपर हैं, वो साथ वो बदमाश बैठे हुए हैं, वो तो हर दूसरे दिन यहाँ पे मिसाइल दाग देते हैं, या तो उनको भी डिसाम करो, इसराइल को भी डिसाम करो ना भाई। अगर हम डिसाम हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम पुरअमन रहेंगे, आइंदा कुछ नहीं होगा, हम सारे हथियार फेंक रहे हैं, उधर मगरबी किनारे फेंक दो, तो इसराइल ने अपने पास जो न्यूक्लियर रखे हुए हैं और जो मिसाइल खरीदे जा रहे हैं वो किसे रखे हुए हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात और डिस्कस की अपनी टीम के साथ कि मैं इस जंगबंदी में एक और बात में इंटरेस्टेड हूँ, और ये कि मैं इसराइल की एड ख़त्म करने जा रहा हूँ या बंद करने जा रहा हूँ। मैं पीस इसलिए चाहता हूँ कि इसराइल की एड ख़त्म हो जाए। जो अमेरिका इसराइल को पैसे देता है हर साल अमन के पीछे, ये बिजनेसमैन भी तो है ना, वो देखे ना, तो एड, लेकिन इजिप्ट साथ सोच रहा है कि एक मिनट, एड तो इजिप्ट को भी मिलती है, तो उस एड का क्या बनेगा?
बहरहाल, लेकिन इजिप्ट तो कह सकता है ना कि हम उस एड के जरिए फ़लस्तीन में रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, या हम उनकी पुलिस को ट्रेन कर रहे हैं, या हम ये पैसे, इजिप्ट के पास तो 100 तरीके और इश्यूज हैं ना। इसराइल के पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो पैसे इसीलिए लेते हैं ना कि यहाँ पर हमने फ़लस्तीनियों को मारना है। अब वो जो जंग ख़त्म होगी तो हमास का इन्हें पॉइंट रख दिया कि अच्छा हम हौसला फेंकते हैं। उधर वो जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, उधर भी पुलिस सारी मगरबी किनारे में तो असला है ही नहीं उनके पास, गरीबों, वो तो बिल्कुल ही, इनके पास भी असला जो है वो है, बस जिससे ना लड़े हैं वो लड़े हैं। लेकिन बात ये है कि भाई इसराइल के वो न्यूक्लियर क्यों है, और इसराइल ने क्यों ये वेपन्स रखे हुए हैं इतने लंबे चौड़े। तो ये एक सवाल उठेगा। दूसरा सवाल ये उठेगा कि वो असला अपना किस गारंटी पे इनके हैंडओवर करेंगे मुसलमान मुल्कों, और मुसलमान मुल्क क्यों से असला लेंगे, क्योंकि हर मुसलमान मुल्क को डिच किया हुआ है इसराइल ने। देखिए ना, कतर अगर अंदर एंटर होता है तो कतर के साथ क्या किया अभी इसराइल ने, बिल्कुल ठीक है। वो कहेंगे जी हम तो कतर पे हमला नहीं करेंगे, अमेरिका पे हमला होगा तो यहाँ पे गजा में क्या करेंगे वो। इसी तरह से इजिप्ट जो है उसके वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे हर दूसरे दिन झूठ बोल के भाग जाता है वो नेतन्याहू। इसी तरह से वो सीरिया के अंदर, अच्छा एक और इसमें मामला है, एक बंदा है जिसका नाम है एली कोहान, अगर कोई वक्त हो तो मैं थोड़ी सी बात करूँ। एली कोहान या अलाई कोहान, जो भी जिस तरह प्रोनाउंस करें, उसकी बाकियात भी वापस हो रही हैं। अच्छा, ये जो बंदा है इसकी बाकियात वापस हो रही हैं, इसकी चंद मिनट में इसकी हिस्ट्री बताऊं तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये इसका ताल्लुक इजिप्ट से, ये मिस्र से इसका ताल्लुक है। इसका ताल्लुक मिस्र से, इसको मिस्र से निकाल दिया गया तो स्विस क्राइसिस के बाद 1956 में जो स्विस क्राइसिस हुआ उसके बाद इजिप्ट से इसको निकाल दिया। इसको इसराइली फ़ौज ने पिक कर लिया, रिक्रूट किया। ये क्लर्क था वहाँ पे, एक वक्त में ये मिस्र में क्लर्क था, लेकिन इंटेलिजेंट आदमी था। इसको इसराइली फ़ौज ने रिक्रूट कर लिया मिलिट्री इंटेलिजेंस में, लेकिन इसने कहा मैंने तो मोसाद में जाना है, ये मोसाद में इसने ज्वाइन कर ली। 1962 से लेके 1962 से लेके 1965 तक ये सीरिया में रहा। 62 और यानी अब आप देखें तो ये आज से ये 60 साल पहले की बात है तकरीबन। सही। ये 1965 तक ये सीरिया में रहा, और ये तमाम डेटा, सिग्नल्स, रेडियो ट्रांसमिशन, ये सारी वहाँ से भेजता रहा मोसाद को, जिसके नतीजे में 67 में जब वॉर हुई तो इसराइल के पास बहुत डिटेल्स थी गोलान की पहाड़ियों की। लेकिन इसको फिर इसके अपार्टमेंट से सीरियन इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया जनवरी 1965 में, और मई 1965 में इसको सरेआम फांसी दे दी। मई 1965 में इसको सरेआम फांसी देके किसी का दफना दिया। 1965 सालों के बाद इसकी बाकियात जो हैं वो इसराइल वापस जो यानी जो तबादला हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स की मूवी बनी हुई है मेरा ख्याल है, उसका नाम द इम्पॉसिबल स्पाई या द स्पाई करके, एक टीवी सीरीज बनी हुई है द स्पाई करके, और एक नेटफ्लिक्स की मूवी बनी हुई है द इम्पॉसिबल स्पाई। टीवी और नेटफ्लिक्स में मैं दोनों में इसमें, लेकिन इम्पॉसिबल स्पाई और स्पाई ये दो मूवीज बनी हुई है इसके ऊपर। तो ये जो है, और ये हीरो कहलाता है मोसाद का, क्योंकि 1965 में इसको फांसी दे दी गई और किसी को दफना दिया गया सीरिया में। अब ये जो सारे मामला चल रहे हैं कि जी बाकियात वापस की जाएं, तो इसकी जो डेड बॉडी है किसी जगह से, वो सीरिया में किसी जगह से 1965 की में इसको दफनाया हुआ, इसकी बॉडी भी वापस लाई जा रही है इसी बहाने। और इसकी बॉडी इसलिए वहाँ से वापस दी जा रही है कि उधर से याहिया सिनवर और मोहम्मद सिनवर और मरवान बरगूती और अब्दुल्ला, क्योंकि ये उनका हीरो है, सही, बॉडी इसकी कहीं पड़ी है सीरिया में जी। ये इस कंडीशन पे वो बॉडी, और 65 में फांसी दी थी, 65 में, वो वापस इस कंडीशन पे हो रही है कि जी ये नाम यहाँ पर मौजूद थे लिस्ट में जिनको इसराइल ने काट दिया, तो ये नाम कल तय होंगे।